हेलो एवरीवन। हम कक्षा 12 के 2023 के सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 60 हर्ट्ज आवृत्ति व 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में 1/पाई हेनरी का प्रेरक तथा 50 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है 60 हर्ट्ज और 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। V बराबर कितना है 200, V इक्वल टू 200 वोल्ट। दूसरा, धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में 1/पाई हेनरी का प्रेरकत्व अर्थात L हमें गिवन है 1/पाई हेनरी और 50 ओम का प्रतिरोध R बराबर कितना है 50 ओम का प्रतिरोध है। तो हमें ज्ञात करना है प्रेरण प्रतिघात अर्थात XL, प्रतिबाधा Z और वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर अर्थात फाई हमें फाइंड करना है। तो प्रेरण प्रतिघात प्रतिबाधा किसकी निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है L और R यानी कि LR सर्किट के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हम प्रेरण प्रतिघात निकाल लेते हैं। XL जो होगा वो होगा ओमेगा L और ओमेगा का वैल्यू हम लिख सकते हैं ओमेगा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 f L। 2 पाई एज इट इज, f का वैल्यू 60 और L का जो वैल्यू दिया हुआ 1/पाई हेनरी है, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये हमारे पास आ जाएगा XL का वैल्यू 120 XL ओम। ये तो हमारे पास आ गया प्रेरण प्रतिघात। इसके बाद उन्होंने पूछा प्रतिबाधा चूंकि LR सर्किट है तो R जो होगा प्रतिबाधा जो होगी उसे हम Z से लिखते हैं LR परिपथ के लिए। LR परिपथ में प्रतिबाधा Z इक्वल टू वो होता था √R² प्लस, चाहो तो आप यहाँ XL अंतर XC लिखते थे, क्योंकि C तो है ही नहीं तो XL का होल स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे Z इक्वल टू हमारे पास आएगा R यानी कि 50 का स्क्वायर और XL आपने निकाला है 120 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि स्क्वायर में 100 यहाँ आएगा, 100 यहाँ आएगा तो 10 तो अंडर रूट से बाहर आएगा और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 169। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Z इक्वल टू 10 इंटू 13, तो Z जो आ जाएगा वो आ जाएगा 130 ओम। ये हमारे पास प्रतिबाधा। वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर पूछा है। कलांतर यदि आपको याद हो इसका फॉर्मूला कलांतर का LR सर्किट में, तो ये होता था कलांतर पाई इक्वल टू 10 इनवर्स, चाहे तो आप फाइंड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लें आप, XL अपॉन R और XL आप पहले ही निकाल चुके हैं। XL है हमारे पास 120 10 इनवर्स 120 अपॉन R 50, तो इसे 5 को आप लिख सकते हैं 5 इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 12 अपॉन 5। आप इसका आंसर यहीं पे दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे से 3 चीज़ें पूछी गई थी, 10 पूछा गया था, Z पूछा गया था और XL पूछा गया था, यानी कि प्रेरण प्रतिघात पूछा गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन को समझाइए। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है और स्नेल के नियम का निगमन करना है। क्योंकि हाइगेंस का सिद्धांत के अनुसार ही हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है, तो उसके लिए हम एक तरंगाग्र मानते हैं तिरछा, जो कि एक किसी तल पर, मैं इसकी व्याख्या यहाँ पे अभी समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई ये Z और Z' एक तल है, अपवर्तक तल है
और इस पर कोई तरंगाग्र ये तरंगाग्र कोई तिरछा आपतित होता है। अब अगर ये तिरछा आपतित हो रहा है तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर टकरा चुका होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट अभी यहीं पहुंचा होगा। जब तक इस पॉइंट को यहाँ पहुंचने में मान लेते हैं कि t समय लगता है इतने दूरी चलने में, मान ले ये a है और ये b है, तो ये b यहाँ जब पहुंचेगा, मान ले इसे a डैश मान लेते हैं, a डैश पर पहुंचेगा तो इसमें कितना समय लगेगा t पर, और जब यहाँ से ये आगे अब बढ़ता जाएगा तो b से a डैश तक पहुंचने में जो समय लगा वो t लगा। और इधर अगर इस तरंगाग्र की चाल v1 हो तो ये b a डैश जो हो जाएगा v1 t, तो ये दूरी जो होगी v1 t होगी। अब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जब ये तरंगिकाएं निकलती हैं प्रत्येक बिंदु पर, जब ये तरंगाग्र आपतित होता है तो जिस कण पर ये तरंग टकराता है उससे नई तरंगिकाएं निकलती हैं जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं तरंगिकाएं कहते हैं। अब सबसे पहले जो तरंगिकाएं निकलेगी वो इस पॉइंट से निकलेगी, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। और जब तक ये बी ए डैश तक पहुंचेगा तब तक ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, और टी समय बाद ये बी तो पहुंचेगा ए डैश पर और ए यहाँ पहुंच जाएगा इस पॉइंट पर तब तक। अब इसे हम यहाँ पर लंब डाल लेते हैं और ये जो दूरी है मान लेते हैं इसे बी डैश मान लेते हैं। ये इस ए पॉइंट से निकलने वाली तरंगिकाएं जब तक बी डैश पर पहुंच चुकी होंगी टी समय में, और बी ए डैश पर ही होगा, और सबसे बाद में जब ये ए से निकलने वाली तरंगिकाएं बी डैश पर पहुंच जाएंगी तब ए डैश से निकलना प्रारंभ करेंगी। इस प्रकार अब हम यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, ए बी डैश त्रिज्या का एक चाप लेते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं और इस ए से इस बी डैश को मिला लेते हैं। यदि यहाँ पर अभिलंब खींच लें ये, तो ये एंगल आई, ये एंगल आई और ये एंगल क्या होगा हमारा आर होगा। तो इस प्रकार से इससे द्वितीयक तरंगिकाएं जब निकलती हैं तब हम इसमें मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो जो मैंने थ्योरी बताई है मैं पहले से लिखी हुई है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो उसके लिए ये आप देख सकते हैं। एक तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है, t बराबर 0 पर तरंगाग्र के बिंदु z डैश को a पर स्पर्श करता है तथा b a डैश तक पहुंचने में t समय लगता है, b a डैश तक पहुंचने में t समय लगता है, तब b a डैश अर्थात b a डैश जो होगा v1 t होगा, इसकी चाल यदि v1 हो। अब जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है a डैश के बीच बिंदु से टकराता है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिका निकलते हैं जो एक दूसरे को माध्यम में v2 वेग से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले a से निकलती हैं, उसके बाद a डैश से निकलती हैं, और ए बी डैश दूरी चलने में जो समय लगता है वो t समय लगता है। ए डैश में a डैश से t समय बाद ही तरंगिकाएं निकलती हैं, तब a b डैश जो होगा वो होगा a b डैश v2 t। ये हमने बना लिया। अब यदि a को केंद्र मानकर एक चाप खींचे ए बी डैश त्रिज्या का और a डैश बी ए डैश से बी डैश एक स्पर्श रेखा इस पर खींचे, तब हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी ए डैश, ट्रायंगल ए बी ए डैश में साइन आई लिखेंगे, तो बी ए डैश या ए डैश बी अपॉन ए डैश, और साइन आर ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में साइन आर लिखें ए बी डैश बटे ए डैश। इन दोनों को यदि हम साइन आई और साइन आर को डिवाइड करें तो साइन आई बटे साइन आर, ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी ए डैश बटे ए बी डैश। अब बी ए डैश जो होगा वो है हमारा v1t और जो ये है ये हमारा v2t। इन दोनों को अप्लाई करें, t से t कैंसिल, v1 बटे v2, और v1 बटे v2 चालों का अनुपात है, इसे हम अपवर्तनांक n अपवर्तनांक भी कहते हैं या कांस्टेंट है, और यही हमारा स्नेल का नियम है और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। और इससे यह भी स्पष्ट है कि आपतित अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। इसमें अथवा का क्वेश्चन है इसका, कांच n बराबर 1.5 के द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं इसके लिए, कांच का अपवर्तनांक a n g ये दिया हुआ है 1.5
1.5 और वक्रता त्रिज्या है R1, द्विउत्तल लेंस है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और दूसरी जो होगी R2 वो होगी -30 सेंटीमीटर। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो 1/FA वायु में बराबर, फॉर्मूला लगा लेते हैं, ANG -1 1/R1 -1/R2। अब इसे अप्लाई करें, 1/FA इज इक्वल टू 1.5 -1 और 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/30। अभी इसे सॉल्व करेंगे, 1/FA इजकल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 2/30 और इसे सॉल्व करें यदि, तो यहाँ से 5 से इसे कैंसिल करें, 2/15 ये हो जाएगा हमारा 1/FA इजकल टू 0.5 इंटू 1/15 लिख सकते हैं इसे हम, और पॉइंट हटाया तो 150 और इससे इसे कैंसिल 3 5 या 15 130 1/FA इजकल टू आ जाएगा 1/30। तो यहाँ से FA जो आया हमारा वो आया 30। तो हमें निकालना था फोकस दूरी वायु में। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब इस लेंस की किसी पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि यहीं पे लिखते हैं हम, द्रव में फोकस दूरी, ये गिवन है हमारे पास, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं पहले हम, और ये द्रव में फोकस दूरी इसे FL लिख लेते हैं। FL कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1/FL लिखें तो हो जाएगा LNG -1 1/R1 -1/R2। समीकरण नंबर 2, उसने कहा है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो समीकरण 1 या 1/2 या 2 समीकरण 2 या 1/2 ही कर लेते हैं हम। समीकरण 1 को समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। देखो समीकरण 1 को जब डिवाइड करेंगे 1/FA अपॉन 1/FL, तो ये हो जाएगा FL ऊपर आ जाएगा और FA नीचे, और क्योंकि ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ANG -1 बटे LNG -1। अब FL कितना है 120 और FA कितना निकाला था हमने 30, ये गिवन है। ANG 1.5 -1 और इसे हम लिख सकते हैं LNG -1, इससे कैंसिल 4 0.5 अपॉन LNG -1, LNG -1 और 4 इधर लाए तो ये हो जाएगा आपका LNG -1 5/4 यानी कि 5/40 और 1/8, और LNG को लिख सकते हैं ANG बटे ANL। LNG को लास्ट वाले को रेसो होगा ही ANG और पहले वाले को नीचे, -1 को इधर ले जाए 1, ये हो जाएगा +1 9/8। जब 1 इधर लेके जाएंगे तो +1 होगा 8 और 1 9/8, और यहाँ से हमें ANL निकालना है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं ANL बराबर ANG का वैल्यू हमारे पास, चलो लिख लेते हैं 8/9 इंटू ANG का वैल्यू है हमारे पास 8/9 1.5 या 3/2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 4 और ये 3, तो ANL,
तो ANL क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3। तो उस द्रव का अपवर्तनांक जो होगा 4/3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन के समीकरण 1/2 mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस न्यू नोड की स्थापना कीजिए। इस समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की गई थी। हम जानते हैं कि प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है, और यदि किसी धातु की सतह पर, मान लो इस धातु की सतह पर यदि किसी फोटोन को डाला जाता है जिसकी ऊर्जा h न्यू है, तो उस फोटोन की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो किसी भी इस धातु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो इस धातु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो इस ऊर्जा को, पूरी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद उस ऊर्जा का उपयोग दो तरीके से करता है। सबसे पहले वो इस धातु से निकलने में, और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। परंतु सभी इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं होते, कुछ अंदर से होते हैं। ये एच न्यू दो तरीके से व्यय होगी, एक तो इसे निकालने में और दूसरा इसे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। निकालने में यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है उसे हम, निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम बोलते हैं कार्य फलन। और दूसरा जो गतिज ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा अगर हम उसे के माने, तो ये जो एच न्यू है वो दो तरीके से व्यय होगा। एक एच न्यू गतिज ऊर्जा कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, ई के लिख लेते हैं हम इसे। एच न्यू इजकल टू डब्लू प्लस एच ई के, या ई के प्लस डब्लू, या ई के इजकल टू गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस डब्लू। अब जब यदि दी गई धातु के लिए जो देहली आवृत्ति है न्यू नोड हो, तो डब्लू जो होगा वो कितना होगा, एच न्यू नोड। यदि दी गई धातु के लिए, धातु के लिए देहली आवृत्ति न्यू नोड हो, तो W बराबर क्या होगा, एच न्यू नोड। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, हमारी समीकरण हो जाएगी ई के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोड। एच कॉमन आएगा, जहां एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू माइनस न्यू नोड ई के। यदि इलेक्ट्रॉनों का वेग v मैक्स हो, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 m v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोड। इसमें मैं थोड़ा थ्योरी नहीं लिखी है स्टार्टिंग में। जो थ्योरी इसमें समझाई गई कि जब किसी धातु की सतह पर कोई फोटोन डाला जाता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की ऊर्जा को पूरी को अवशोषित करके दो तरीके से व्यय करता है, एक धातु से निकालने, अपने आप को निकलने में, और दूसरा उसे गति ऊर्जा प्रदान करने में। तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो और ये क्वेश्चन काफी हमारे पास बचे हैं। इस आधार पर दो इसमें दिया हुआ है हमें, इसकी समीकरण की स्थापना तो इतनी है, इसमें कुछ थ्योरी लिखी जाएगी। इस समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो इस समीकरण के आधार पर हम व्याख्या करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो 5 नियम थे, पहला नियम ये कहता है कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जो होती है वो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। और दूसरा ये कहता है कि जो उनकी गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर
नहीं करती। तीसरा नियम ये था कि गति ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ जाती है। और चौथा ये कि किसी भी आवृत्ति का प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता, क्योंकि दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश ही होना चाहिए। और चौथा ये था कि जैसे ही धातु की सतह पर कोई प्रकाश डाला जाता है तो तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, अर्थात उसमें कोई समय पश्चाता नहीं रहती। लेकिन अब इन पांचों नियमों की व्याख्या हमें इस समीकरण के आधार पर करनी है। यदि हम देखें कि किसी दी गई आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए, यदि हम आवृत्ति की तीव्रता बढ़ाएंगे तो धातु के प्रति सेकंड टकराने वाले फोटोनों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। और फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो उनकी ऊर्जा, परंतु उनकी ऊर्जा तो वही रहेगी, लेकिन फोटोनों की ऊर्जा बढ़ने से उनके निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा उतनी रहेगी, क्योंकि एच न्यू नहीं बढ़ेगा, एच न्यू नहीं। लेकिन यदि हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटोनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू ही रहती है। तो एच न्यू उतनी रहेगी, लेकिन जितने फोटोन बढ़ेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे। तो इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम एक की व्याख्या हो जाती है। तो इस वीडियो को में जो मैंने बोला है कि उसे सुनकर आप इसे लिख सकते हैं, या मैं अभी इसे समझाने के बाद पूरा लिख भी दूंगा। इसके बाद यदि हम ये इस प्रकार, मतलब कहने का ये कि फोटोन तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकलेंगे। यानी कि इस प्रकार पहले नियम की व्याख्या होगी कि पहला नियम यही कहता था कि जो उत्सर्जन की दर है वो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन गति ऊर्जा निर्भर नहीं करती, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। तो इस प्रकार नियम 1 व 2 की व्याख्या हो जाती है। नियम 3 ये था कि आवृत्ति के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यदि जो प्रकाश हमने डाला है उसकी आवृत्ति जो एच न्यू है, ये उसकी आवृत्ति जो न्यू है, अगर ये बढ़ाए हम, न्यू के बढ़ने पर ये गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस प्रकार नियम 3 की व्याख्या होगी, 1, 2 और नियम 3। और नियम 4 ये था कि किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति। यदि ये जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है ये वाली, यहां समझ लें आप, ये अगर कम है तो ये अगर कम है तो ई के क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, अर्थात धातु से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए न्यू नोड से, यानी कि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। और देहली आवृत्ति प्रत्येक धातु के लिए भिन्न भिन्न होती है। और नंबर 5, जैसे ही हम धातु पर यह प्रायोगिक है, जैसे ही हम धातु पर प्रकाश डालते हैं उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार नियम 4 और 5 की भी व्याख्या मैं इन्हें अभी यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इन्हें फिर नोट कर लेंगे। आइंस्टीन के समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या जो हमने अभी समझाई थी उसे मैंने लिख दिया है। वही लिखा हुआ है, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो फोटोनों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाएगी, परंतु फोटोनों की ऊर्जा वही रहेगी। जिससे फोटोनों की संख्या बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, परंतु गति ऊर्जा वही रहेगी। नियम 1 व 2 की व्याख्या है। और समीकरण से स्पष्ट है कि न्यू बढ़ाने पर, यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उसकी गति ऊर्जा बढ़ रही है, तो नियम 3 है। और इसी प्रकार नियम 4 की व्याख्या भी समीकरण से स्पष्ट है कि यदि न्यू का वैल्यू न्यू नोड से कम है तो गति ऊर्जा नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, अर्थात दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश। और 5वां है, जैसे ही धातु की सतह पर फोटोन डाला जाता है उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने प्रारंभ होते हैं। यही नियम 5 था कि इसमें कोई समय पश्चाता नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 24, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात की, जबकि वास्तविक द्रव्यमान अल्फा कण का इतना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये एमयू में है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, और एक एमयू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो दो, चूंकि हम अल्फा कण है तो अल्फा कण 2He4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 ही प्रोटॉन होंगे। तो सबसे पहले हम 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान लिखते हैं। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालनी है तो पहले हम द्रव्यमान क्षति को ज्ञात करेंगे और उसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। तो इसे लिखते हैं 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान 2 गुणा
प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00813 AMU। मैं इसे केवल U लिख ले रहा हूँ, या AMU भी लिख सकता हूँ, AMU, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.0, 8 दूनी 16, 16 26, 1626 AMU। और इसी प्रकार दो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान अगर हमें निकालना हो तो 2 गुणा 1.00893 AMU है ये भी, तो ये हो जाएगा 2.0, 893 में 1786 आ जाएगा, 1786 AMU। न्यूक्लियोनों का अगर इन्हें हम ऐड कर लें, न्यूक्लियोनों का अणु का द्रव्यमान यहीं पे ऐड कर देते हैं इसे, ये ऐड होगा तो 662 यानी कि 2 तो 24 हो जाएगा, 4.03412 AMU। तो ये इस प्रकार हमारे न्यूक्लियोनों का है। द्रव्यमान क्षति अगर हमें ज्ञात करनी है, द्रव्यमान क्षति द्रव्यमान क्षति जो होती है वो डेल्टा एम होती है। न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान माइनस अल्फा कण का द्रव्यमान। न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान हमने निकाला है 4.03412 AMU, और अल्फा कण का जो द्रव्यमान है हमें गिवन है क्वेश्चन में 4.00389, 4.00389। इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03023 AMU। ये हमारे पास द्रव्यमान क्षति है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे बंधन ऊर्जा, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा जो होगी वो होगा B बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम है हमारे पास 0.03023 AMU इंटू सी स्क्वायर, और उसने गिवन है हमें क्वेश्चन में कि एक AMU कितने के 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो AMU C की इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.03023 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आता है 28.144 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बंधन ऊर्जा अल्फा कण की है। प्रति न्यूक्लियन निकालनी है, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यानी कि एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा हमें निकालनी है। और न्यूक्लियन हमारे पास कितने थे, 4, यानी कि 2He4, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 28.144/4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 7.036 MeV प्रति न्यूक्लियन। इस प्रकार हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।